हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल विल बी गुड एट होम। डी ब्लॉक के इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ को ही कंटिन्यू करते हैं। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। अब हमने ये देख लिया था कि डी ब्लॉक में जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है टिल क्रोमियम। क्रोमियम से लेकर के निकल तक एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। कॉपर और उसके बाद से थोड़ा सा जिंक में एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये हमें समझ में आता है कि जो वॉल्यूम है वो अलोंग द पीरियड क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड। अब एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, डेंसिटी की बात करेंगे तो मास तो इंक्रीज हो ही रहा है, तो डेंसिटी इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड। क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कम हो रहा है। इन जनरल वॉल्यूम डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड, मास तो इंक्रीज कर ही रहा है, तो डेंसिटी इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड। जो एटॉमिक वॉल्यूम है डी ब्लॉक के एलिमेंट का वो एस ब्लॉक के मुकाबले में कम होता है। तो एटॉमिक वॉल्यूम इज लेस देन एस ब्लॉक एलिमेंट। डेंसिटी की बात करें तो डी ब्लॉक में दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। एक है ऑस्मियम और एक है इरिडियम। दे आर द मोस्ट डेंसर एलिमेंट। जो ऑस्मियम की डेंसिटी होती है वो रफली 22.59 ग्राम पर सीसी और इरिडियम की डेंसिटी होती है 22.61 ग्राम पर सीसी। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे दोनों की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, इरिडियम की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो दीज टू एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी। इसके बाद से थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू मेटेलिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड एज वेल एज अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू metallic character, strong metallic bonding and presence of unpaired d electron leading for covalence। अब जितने ज़्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन के होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन में आता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है first it increases from scandium to chromium due to increase in number of unpaired electron। number of unpaired d electron। आपको मालूम है क्रोमियम में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s1 3d5। तो अगर हम किसी भी डी सीरीज़ में देखेंगे तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर्स हैं, आप देखो डी में ये टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं 4s1 को बनाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 3d5 4s1 टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और इसी क्रोमियम के नीचे आपको पता है कि इसी क्रोमियम के नीचे आपको मालूम है टंगस्टन होता है जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखता है। तो स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक मेटेलिक स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, देन डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है। यानी कि
जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो बढ़ता हुआ ऑब्जर्व होता है, उसके बाद रेगुलर ऑर्डर नहीं मिलता, यानी कि रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। सबसे जो कम मेल्टिंग पॉइंट होता है उन एलिमेंट्स के जिनके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, और आपको मालूम है दैट इज ग्रुप नंबर 12। ग्रुप नंबर 12 में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जिसकी वजह से वहां पे बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत ही वीक होती है। तो ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है लीस्ट, और आपको मालूम है इसी में एक मरकरी एलिमेंट है जो लिक्विड है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है सबसे कम, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो टंगस्टन में ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट या उसके ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, और ग्रुप नंबर 12 जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें डाउन द ग्रुप, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है ऑफ 4D सीरीज इज ग्रेटर देन 3D सीरीज, यानी कि जो ऑर्डर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। 5D सीरीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 4D सीरीज से ज़्यादा, 4D सीरीज का 3D सीरीज से ज़्यादा डाउन द ग्रुप। नॉर्मली ऐसा ट्रेंड हमें मिलता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल present in isolated gaseous state is known as ionization energy। अब देखो, जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो सिंस डी ब्लॉक एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के बीच में है, तो इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लाई करती है बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लाइज बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक से आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी होती है ज़्यादा, बट होती है पी ब्लॉक से कम, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट की लिखें तो एस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा और पी ब्लॉक एलिमेंट से कम, इस तरह से लाई करती है बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। अगर हम ट्रेंड की बात करें अलॉन्ग द पीरियड, तो इन 3D सीरीज ज़्यादातर प्रॉपर्टी आपको 3D सीरीज पे ही फोकस करने के लिए कहा जाता है। तो इन 3D सीरीज आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अप टू मैग्नीज। मैग्नीज तक आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हमें मिलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्यों मिलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में? ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का डोमिनेशन होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर। बट आफ्टर मैग्नीज हमें रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलता, क्योंकि हमें मालूम है कि मैग्नीज के बाद जो एटॉमिक साइज का ऑर्डर होता है वो रेगुलर नहीं है, कभी बढ़ता है कभी कम हो जाता है। वैसा ही हमें ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जी में भी मिलता है कि मैग्नीज तक तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती हुई ऑब्जर्व होती है, बट मैग्नीज के बाद ये इरेगुलर हो जाता है। और इरेगुलर होने का रीज़न है काउंटर बैलेंस ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट विथ जेड इफेक्टिव। जब हम जिंक तक पहुंचते हैं तो जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी फिर अगेन ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एस सबशेल है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने की वजह से उनको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। और आप कह सकते हो कि 3D सीरीज़ में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रखने वाला एलिमेंट है जिंक। तो अगर मैं 3D सीरीज़ की बात करूं तो इन 3D सीरीज़ जिंक हैज़ मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। और क्यों? ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एस सबशेल। और आपको मालूम है सारे इलेक्ट्रॉन जो डी सबशेल के हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड।
तो हाईली स्टेबल स्टेट में होने की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की ट्राई नहीं करता है, इसलिए जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी, जिंक ही नहीं, अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 12 में, तो आपको मालूम है 3D सीरीज में जिंक, 4D सीरीज में कैडमियम, 5D सीरीज में मरकरी। ये जो ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट है, इनके अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एस सब शेल एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अगर ट्रेंड की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इन जनरल जो 5D सीरीज की है 4D से ज़्यादा होती है और 4D की 3D से ज़्यादा होती है। और ऐसा क्यों होता होगा 5D सीरीज की आयोनाइजेशन एनर्जी? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल। और आपको मालूम है पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ही आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल, आयोनाइजेशन एनर्जी 5D की सबसे ज़्यादा होती है। और आपको मालूम है यहीं पे रीज़न आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का भी। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप कह सकते हो कि 5D की आयोनाइजेशन एनर्जी 4D से ज़्यादा, 4D की 3D से ज़्यादा। अब एक क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है, अब एक क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है कि जो Mn3 पॉजिटिव है इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट while chromium 2 plus is a strong reducing agent। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमारी एनसीईआरटी में। अब देखो Mn3 प्लस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आपको जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद से 3d4 4s0। 3d4 का मतलब है कि इसके जो ये डी सबशेल के 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे के सारे अनपेयर्ड हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा तो इट कैन इजीली एक्सेप्ट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन टू अचीव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आपको मालूम है कि इसका हाफ फील्ड कंप्लीट हो जाएगा और हाफ फील्ड होने की वजह से इसको मिल जाएगी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो ये ट्राई करेगा कि फटाफट एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाए, और एक इलेक्ट्रॉन आने का मतलब ये खुद को करना चाहेगा रिड्यूस, यानी कि Mn3 प्लस से बनना चाहेगा Mn2 प्लस। अगर ये खुद को रिड्यूस करना चाहेगा तो दूसरों के लिए रोल कैसा प्ले करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो हम कह सकते हैं कि Mn3 पॉजिटिव विल बी यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर हम इसे बोल देते हैं ऑक्सीडेंट। बट अगर हम क्रोमियम 2 प्लस की बात करें तो क्रोमियम 2 प्लस अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आप देखो 3d4 आता है, यानी कि यहां पे भी इस D के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसका 4th इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इजिली बाहर निकलता होगा तभी ये खुद को क्या करने की ट्राई करेगा? ऑक्सीडाइज। अब इस क्रोमियम 2 प्लस से जब हम क्रोमियम 3 प्लस बनाते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होती है। आप कह सकते हो कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है क्रोमियम के लिए वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये फटाफट क्या बनने की ट्राई करता है? क्रोमियम 3 प्लस। यानी कि अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालेगा तो आप देख पाओगे कि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे।
जबकि पहले कितने थे 4। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इजीली निकलना चाहेगा तभी हम कह सकते हैं कि क्रोमियम 2+ क्या बनना चाहता है, क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ बनना चाहता है। और अगर ये अपने को ऑक्सीडाइज करने की ट्राई कर रहा है इजीली, तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस, तभी क्रोमियम 2+ यूज होगा एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर हम कह सकते हैं रिडक्टेंट। बट ये पार्ट समझने के लिए आपको सपोर्ट लेना होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CFT कहते हैं, जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये थ्योरी हमें क्या बताती है, थोड़ा मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि क्रोमियम 2+ क्यों क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट इजीली होना चाहता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम क्या करते हैं, जो डी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो डी ऑर्बिटल होता है, हमें मालूम है कि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं। जब कोई लिगेंड का मतलब है जब कोई एनायन इस क्रोमियम की तरफ अप्रोच करता है, सपोज करो कि मैंने ये क्रोमियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, तो इसके तरफ कोई एनायन अगर अप्रोच करता है, एनायन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम देखेंगे, इन एनायन को हम बोलते हैं लिगेंड। एनायन हो या कोई लोन पेयर रखने वाला मॉलिक्यूल हो, तो उसको हम बोल देते हैं लिगेंड। तो जब लिगेंड इस क्रोमियम 2+ को अप्रोच करता है तो इस डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसमें से 2 ऑर्बिटल पहुंच जाते हैं ऊपर और 3 ऑर्बिटल आ जाते हैं नीचे। जो ऊपर ये 2 ऑर्बिटल आते हैं ये होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल, और ये बनाते हैं Eg एनर्जी लेवल। इस एनर्जी लेवल को बोलते हैं Eg एनर्जी लेवल। जो नीचे वाले ऑर्बिटल होते हैं ये सारे होते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, और इस एनर्जी लेवल को बोलते हैं T2G। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल में आपको मालूम है DXY आता है, DYZ एंड DZX, और जो एक्सियल ऑर्बिटल में आते हैं वो होते हैं DX2 Y2 DZ2। तो जब स्प्लिटिंग होती है तो आप देख रहे हो कि इस स्प्लिटिंग से 2 ऑर्बिटल चले गए ऊपर, 3 ऑर्बिटल आ गए नीचे। इसके एनर्जी गैप को, यहाँ जो एनर्जी गैप होता है इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। और अब हम अगर इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कराएं तो आप देखोगे ये 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल हो रखे होंगे। तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाए तो आप देखोगे जो T2 एनर्जी लेवल है ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड। और इसमें चूंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप ये ज़्यादा है, तो ये ट्राई करेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे अकेला पड़ा हुआ है ये बाहर निकल जाए। अगर ये बाहर निकल जाएगा तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा और इसको मिल जाएगी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इस वजह से क्रोमियम 2+ क्रोमियम 3+ बनना चाहता है। तो क्रोमियम 2+ अगर अपने को ऑक्सीडाइज करने की ट्राई करेगा तो दूसरों को डेफिनेटली रिड्यूस करेगा, इसलिए हम कहते हैं क्रोमियम 2+ इज यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, अगर ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 12 को छोड़ दें तो बाकी सभी एलिमेंट डी ब्लॉक के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सभी के अगर 3D सीरीज के ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूं तो जो स्कैंडियम है वो सिर्फ शो करता है +3 और जिंक शो करता है +2, जबकि टाइटेनियम +2 +3 एंड +4 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वेनेडियम +2 +3 +4 एंड +5 भी शो करता है। क्रोमियम +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6 भी शो करता है। इसी तरह से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आप देखोगे यहाँ पे जो डी ब्लॉक में है, जैसे 3D सीरीज में है, वो +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्रोमियम एंड कॉपर ही शो करते हैं, बाकी सभी जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और आप देखो मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आयरन भी +2 +3 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कोबाल्ट +2 +3
+4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, निकल +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली इसका शो होता है। तो आप देखो कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्कैंडियम एंड जिंक यानी कि ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 12, इनके ये एलिमेंट हैं जो सिर्फ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि दो एलिमेंट ऐसे हैं, एक रुदेनियम और एक ऑस्मियम। रुदेनियम एंड ऑस्मियम, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो शो करते हैं +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये दो एलिमेंट आपको माइंड में रखने हैं, रुदेनियम एंड ऑस्मियम, दे कैन शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑस्मियम का तो आपको कंपाउंड भी मैं बता देता हूँ, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, जिसमें ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब देखो यहाँ पे कॉपर की बात करें तो कॉपर के दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, और कॉपर के इन दो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो स्टेबिलिटी आती है, कॉपर का जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज मोर स्टेबल देन Cu+1। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मली हमें ऐसा समझ में आता है कि कॉपर जो 29 है, जब कॉन्फ़िगरेशन रखेगा कॉपर +1 तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो आती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, आप देखो ये हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। उसके बाद भी कॉपर 2+ कॉपर +1 से ज़्यादा स्टेबल है। सो क्वेश्चन एराइज होता है ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न क्या है? copper 2+ is more stable than copper+1 due to high hydration energy which overcome high ionization energy। हमें यह तो समझ में आ रहा होगा कि copper+1 से जब copper 2+ बनाया गया होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हो। 3d10 जो ज़्यादा स्टेबल है उससे आप बना रहे हो 3d9। बट जब copper+1 एक्वस मीडियम में होता है जहाँ पे अट्रैक्शन वाटर के साथ काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी बनती है। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब एनर्जी रिलीज होती है, ये रिलीज एनर्जी इस रिक्वायर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए copper+1 से क्या बन जाता है? copper 2+। तो अगर हम कॉपर आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हैं तो कुछ इस तरीके का मिलता है। Cu2 2+ is more stable than Cu2+ and Cu2+ is more stable than Cu+। ध्यान रखना, ये कॉपर आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो अगर कॉपर के दो एटम एक साथ कंबाइन करके 2+ में रहते हैं तो उनकी हाइड्रेशन एनर्जी और ज़्यादा होती है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स ऑन, अब वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर स्टेबल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टोइकियोमेट्री, जो कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री होती है उस पर भी डिपेंड करता है। लैटिस एनर्जी एंड फाइनली सॉल्वेशन एनर्जी, जिसको आप कह सकते हो हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एक जनरल टर्म है, हाइड्रेशन वाटर के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो जब कभी भी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है आपको रीज़न इन्हीं में से कोई एक मिलेगा। अब जो कंपाउंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं मेनली वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही होते हैं। कंपाउंड्स इन हायर ऑक्सीडेशन नंबर mainly contain ऑक्सीजन और फ्लोरीन।
और ज़्यादातर जब ये ऑक्सीजन के नंबर्स और ज़्यादातर जब ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंबाइन करते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज़्यादा होता है तो वह कंपाउंड इसेंशियली कोवेलेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे MnO4 माइनस है, इसमें मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है और आपको मालूम है MnO4 माइनस ये क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड। और आपको ये पहले बताया हुआ है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ब्लॉक के एलिमेंट मेनली कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बनाते हैं और ये नॉर्मली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिनको हम डिटेल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ जिससे आपको ये क्लियर होगा कि यहाँ पे आप देखोगे कि इस निकल का आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसका रिजल्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है। अब एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे कि जो Ni2+ है इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन प्लेटिनम 2+। निकल के नीचे यानी कि निकल आपका 3D सीरीज का होता है, प्लेटिनम आपका 5D सीरीज का होता है। तो निकल 2+ इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन प्लेटिनम 2+, बट प्लेटिनम 4+ is thermodynamically more stable than Ni4+। तो ये आपको याद रखना है। थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल का मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी का फैक्टर लिया जाता है। तो Ni2+ की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी प्लेटिनम 2+ से ज़्यादा है, जबकि प्लेटिनम 4+ की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी निकल 4+ से ज़्यादा है। निकल 4+ का कोई कॉम्प्लेक्स हमें ऑब्जर्वेशन में नहीं आता, जबकि प्लेटिनम 4+ का कॉम्प्लेक्स हमारे ऑब्जर्वेशन में आता है। जैसे ये बनाता है PtCl6 2 नेगेटिव, जहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +4, जबकि निकल +4 का कोई कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट होता हुआ ऑब्जर्व नहीं होता। इसलिए भी कहते हैं कि प्लेटिनम 4+ इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन Ni4+। अब देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो आपको मालूम है स्टैंडर्ड स्टेट होता है टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं 1 मोलर। इस कंडीशन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होता है। आपको ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नेगेटिव होना डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन हीट ऑफ सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। इन तीनों को कंबाइन करके अगर सभी हीट को ऐड करने के बाद अगर ये नेगेटिव आता है, जितना ज़्यादा नेगेटिव आएगा हम कहेंगे कि हमारे मेटल के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा है, यानी कि मेटल ऑक्सीडाइज जल्दी होता है। अगर वो ऑक्सीडाइज जल्दी होगा तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा आएगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा आएगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम आएगा, यानी कि नेगेटिव में आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोर नेगेटिव मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। More negative value sum of all three energies is directly proportional to more stability of ions। और आयन का मतलब क्या है, कैटायन। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। बट जब हम नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे 3D सीरीज है, इसमें कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आता है पॉजिटिव। इन 3D सीरीज
कॉपर हैज़ पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब है कॉपर के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है, वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। और कॉपर की तरह ही कुछ और मेटल हैं जो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, इन सभी का पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल आता है। यानी कि ये रिड्यूस होने की ट्राई करते हैं, ये रिड्यूस कराने की ट्राई नहीं करते। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी रिड्यूसिंग पावर एस ब्लॉक के मुकाबले में कम क्यों है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी वजह से? जो चीज़ें यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की डिपेंडेंसी में आती हैं, जैसे हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर ये दोनों एनर्जी ज़्यादा है और ये दोनों एनर्जी देनी पड़ती है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर कम है, तो ये जो तीनों एनर्जी का सम आएगा वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं आएगा। ज़्यादा नेगेटिव नहीं आने का मतलब है कि उसकी वैल्यू जो रिडक्शन पोटेंशियल की आएगी ज़्यादा नेगेटिव नहीं आएगी, कम नेगेटिव आएगी, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर कम होगी। तो दे एक्ट एज पुअर रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू नंबर 1 फैक्टर हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन, नंबर 2 फैक्टर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड नंबर 3 फैक्टर लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो आप देख रहे हो ये वैल्यू हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन, आपको मालूम है ये देनी पड़ती है तो ये वाली पॉजिटिव होगी, ये भी देनी पड़ती है ये वाली पॉजिटिव। सिर्फ हीट ऑफ हाइड्रेशन के चांसेस ही क्या होते हैं? नेगेटिव होने के। तो अगर ये हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, तभी हम कहेंगे कि वो जो मेटल है वो अपने को ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा। अगर अपने को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरों को ज़्यादा रिड्यूस करेगा, जैसा कि हमें एस ब्लॉक एलिमेंट में मिलता है। बट यहाँ पे लो हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं आता, जिसकी वजह से ये पुअर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। बट जो इनका रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में तो कम ही आता है। लेस रिडक्शन पोटेंशियल बोलें या फिर हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलें। इसलिए जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट भी करते हैं। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है वो खुद को करते हैं ऑक्सीडाइज, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से मैंने मेटल को भेजा है +2 में और हाइड्रोजन को करा दिया गया यहाँ पे रिड्यूस। अब इस रिडक्शन पोटेंशियल का सपोर्ट हम एक जो पहले क्वेश्चन आया था कि वाई Mn3+ इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड क्रोमियम 2+ इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से उस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है और आपको इजीली वो समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था? Mn3+ इज ए स्ट्रॉन्ग, पहले इस क्वेश्चन का आंसर आयोनाइजेशन एनर्जी की सपोर्ट से दिया है, अब इसी क्वेश्चन का आंसर आप रिडक्शन पोटेंशियल की सपोर्ट से भी दे सकते हो। कैसे वो देखते हैं। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपको मालूम है लास्ट में आता है 3d5 4s1। क्रोमियम 2+ का लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d4, और आपको मालूम है 3d4 का मतलब है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर आएंगे 4। अब होता क्या है, जब क्रोमियम 2+ से हम क्रोमियम 3+ बनाते हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कराते हैं, तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो आता है पॉजिटिव 0.41 वोल्ट। पॉजिटिव आने का मतलब है क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ बनना चाहता है, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, यानी कि क्रोमियम 2+ की टेंडेंसी क्रोमियम 3+ में जाने की ज़्यादा है। अब हम इसी के जस्ट पैरेलल अगर हम Mn3+ का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो Mn3+ के कॉन्फ़िगरेशन में भी 3d4 आता है। यहाँ पे जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और Mn2+ बनाता है तो ई नॉट रिडक्शन, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो +1.57 वोल्ट है।
जो कि हमें इनडायरेक्टली बताता है कि Mn3+ रिड्यूस होना चाहता है Mn2+ में। तो आप देखो क्रोमियम 2+ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीडाइज होने की ट्राई करता है। Mn3+ का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, तो ये रिड्यूस होने की ट्राई करता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं Mn3+ इज यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट and chromium 2+ is strong reductant while both have d4 electronic configuration। सो बच्चों इस लेक्चर को यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।